गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी ने थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में शायद सुना होगा। जब हम बात करते हैं ना थ्री लैंग्वेज पॉलिसी की, इसका अर्थ ये है कि जो एक स्टूडेंट होता है उसको तीन लैंग्वेजेस लर्न करने के लिए इनकरेज किया जाता है। अब इसमें एक तो आपका इंग्लिश हो गया, इसके अलावा एक आपकी हिंदी हो गया, एंड तीसरा या तो आपकी मदर टंग या कोई और रीजनल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं तो इंग्लिश और हिंदी तो है ही है, पर उसके अलावा कोई और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आप यहाँ पे लर्न करेंगे। नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए अपनी वो कोई रीजनल लैंग्वेज जैसे हो सकता है तमिल, राइट, प्लस उसके साथ इंग्लिश और हिंदी लर्न करेंगे। अब होता क्या है ना, इससे डेफिनेटली सरकार का ऐसा मानना है कि एक तरह से हम मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी स्टेट्स का ये भी कहना होता है कि इससे कहीं ना कहीं शायद हिंदी को थोपा जा रहा है। ठीक है, खासकर अगर मैं बात करूं सदर्न स्टेट्स में से काफ़ी स्टेट्स ने कई बार बात करी है कि हिंदी को ज़बरदस्ती उनके ऊपर एनफोर्स करने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। अब यही सिमिलर मुद्दा कहीं ना कहीं हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला। पिछले दिनों के अंदर अप्रैल 16 और जून 17 को गवर्नमेंट ने दो ऑर्डर दिए थे थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको स्क्रैप किया गया है। इसका रीज़न यही है कि क्योंकि लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन किया जा रहा था इस पर्टिकुलर मुद्दे का। सेम वही बात कि हिंदी को क्यों इतना ज़्यादा आप इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हो लोगों तक, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि नहीं, मराठी को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब उसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को फिलहाल के लिए एक तरह से स्क्रैप किया है, एंड एक कमेटी बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया है जो आगे डिसाइड करेगा कि ये पॉलिसी कैसे अडॉप्ट होगी, या होनी भी है नहीं होनी चाहिए, या किस तरह से जो भी वो पॉलिसी बताएगी उस तरह से उसको यहाँ पे आगे अडॉप्ट किया जाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 30 जून 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, आज 30 जून है, तो डेफिनेटली इस साल के 6 मंथ्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। देखो, मैं छोटा सा बस आपको रिमाइंडर ही देना चाहता हूँ कि कई बार ना हम लोग हमें हमें लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, हम कर लेंगे, है ना। तो बट टाइम कब बीत जाता है कई बार हमें उसके रिगार्डिंग पता ही नहीं चलता। जैसे 2025 ऐसा ही लगता है कि अभी जस्ट कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट हुआ था, बट इट हैज़ ऑलरेडी बीन 6 मंथ्स। तो अगर आप 2026 के लिए लेट से तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि यार आराम आराम से कर लेंगे, बहुत टाइम है अपने पास, तो देखो थोड़ा सा हमें अपने आप को स्ट्रेटेजिकली अपने आप को प्लेस करना ज़रूरी बन जाता है। आने वाले कुछ मंथ्स अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि आप टाइम के साथ बिल्कुल स्टिक रहें, ताकि ऐसा ना हो कि कल को आपको ऐसा लगे कि यार टाइम बड़ी जल्दी बीत गया एंड मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया। तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा। एंड साथ ही साथ स्टार्ट करने से पहले सेशन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्विस, दैट इज एनएसएस। देखो, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक सर्वे की, एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे। दरअसल में ये जो सर्वे था ना, आप नोटिस कर पाओगे पहली बार कंडक्ट किया गया था 1950-1951 के अंदर। तो इट हैज़ बीन 75 ईयर्स, ठीक है। एंड आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ये सर्वे अलग अलग एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर करता रहा है पास्ट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे कि हाउस होल्ड कंजम्पशन कैसा है, हेल्थ के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयमेंट, एंड उसके अलावा भी और बाकी सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारे क्रॉप स्टेटिस्टिक्स वगैरह इस पर्टिकुलर सर्वे के माध्यम से हमें पता लगते रहे हैं। एंड इसका फोकस लैंड यूटिलाइजेशन, डेली वेजेस, इन सब के ऊपर डेफिनेटली रहा है। समय समय के ऊपर इसके जो स्कोप था वो भी आपका बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। एंड इनफैक्ट 1972 1972 ऑनवर्ड्स जो नेशनल सैंपल सर्वे है ना, वो आपकी जो मोस्टरी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत यहाँ पे हमें रन होता हुआ देखने को मिल जाता है। बाकी देखो, एक बात मैं आपको और बताऊं, जैसे कल क्या था, 29 जून, और हर साल 29 जून को हम स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि 29 जून को जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी, पीसी महालनोबिस, आपने नाम सुना होगा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम यहाँ पे हर साल 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अब पीसी महालनोबिस जी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। शायद आप लोगों ने सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आप देखते हो ना, तो उसका नाम क्या था, नेहरू महालनोबिस प्लान। तो नेहरू जी के साथ साथ महालनोबिस जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सेकेंड 5 ईयर प्लान, जहाँ पर बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया।
पर कई बार हम इनके स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन भूल जाते हैं। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी इन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश करी एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे इन्होंने कोलकाता के अंदर फाउंड किया था। ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको आज के समय के ऊपर हमने देखा कि CSO और NSSO मर्ज करके NSO बनते हैं, तो उनके फॉर्मेशन के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रोल इनके द्वारा यहाँ पे करे गए। और इस बार की थीम क्या थी? 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, रिकॉग्नाइजिंग द क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे इन द डेटा एंड डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज। तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरा टॉपिक जो हमारे सामने है वो है एशियाटिक वाइल्ड डॉग। अब एशियाटिक वाइल्ड डॉग हम बोलते जरूर हैं, पर इसका जो पॉपुलर नेम है वो ढोल या ढोले के नाम से भी आप इसको यहाँ पे जान सकते हो। तो एशियाटिक वाइल्ड डॉग ना, पहले ऐसा लग रहा था कि शायद जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर शायद ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। एक्चुअली 2011 में पिछली बार देखा गया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। उसके बाद 2011 के बाद अब जाके ये 2025 में आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि हमने इसको देखा कैसे। देखो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ कैमरा ट्रैप एविडेंस का। कैमरा ट्रैप एविडेंस में क्या होता है? देखो आपके जो कैमरास होते हैं ना, वो कुछ स्ट्रेटेजिक जगहों पे आपके प्लेस कर देते हैं या इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पानी पीने वाली जगह हो गया या ट्रेल्स वगैरह हो गया, उनके पास कैमरास इंस्टॉल कर देंगे। अब जब भी कोई एनिमल पास करेगा तो ऑटोमेटिकली उनके मोशन से जो कैमरा है वो ट्रिगर हो जाएगा, या हीट सेंसर से भी हो सकता है। एंड अकॉर्डिंगली जो कैमरा होगा वो उनकी फोटोज या वीडियोस ले लेगा बिना वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए हुए। कभी वाइल्ड लाइफ को पता ही नहीं लगेगा कि उसकी फोटो खींची जा रही है। तो इस तरह से हमने कैमरा ट्रैप एविडेंस के माध्यम से इनको अभी रिसेंटली 2025 में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर दोबारा हमने यहाँ पे देखा। कहाँ पर था? दिस लोकेशन इज द काजीरंगा कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप इन असम। ठीक है, अमगुरी कॉरिडोर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है अमगुरी कॉरिडोर, ये 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो आपका काजीरंगा कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप है उसी का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा इन द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बाकी देखो इसकी एशियाटिक वाइल्ड डॉग की अगर हम बात करें तो थोड़ा पिक्चर में भी यहाँ पे नोटिस करना। एक तो इनकी जो फर है ना, वो रेडिश कलर की आपको फर देखने को मिल जाएगी। इनका जो सिर होता है थोड़ा सा आपको वाइल्ड देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसका नाम एशियाटिक वाइल्ड डॉग है। हाइना की तरह यहाँ पे आपको दिखता है। प्लस एट द सेम टाइम इनके जो लिटर का साइज होता है, लिटर का मतलब क्या होता है? जो इनके बच्चे, ठीक है ना, तो जितने भी यंग बच्चे होते हैं जो एक ही मदर से बॉर्न होते हैं, तो नॉर्मली 4 से 6 बच्चे उनके आपको देखने को मिल जाएंगे। और जेस्टेशन पीरियड 60 से 63 दिन का होता है। एंड जो आपके बच्चे होते हैं वो 70 से 80 दिन तक वहीं डेन की साइड के ऊपर यहाँ पे रहते हैं। बाकी आप नोटिस कर पाओगे ये डायर्नल हंटर होते हैं। डायर्नल मतलब जो दिन के समय, ड्यूरिंग द डे, एंड खासकर जो सुबह सुबह के अर्ली घंटे होते हैं उन समय के ऊपर अपने शिकार को ये हंट करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम पास्ट में सदर्न रशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखे गए हैं, पर आजकल मोस्टली आपको साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल जाएंगे। एंड थोड़ी पॉपुलेशन इनकी चाइना में आपको देखने को मिलती है। इंडिया में 3 जगह के ऊपर, एक तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। 3 स्टेट्स ऐसे माने गए हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है इनको कंजर्व करने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ढोल जो होते हैं एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ मोस्टली ये ग्रुप में एक तरह से हंट करते हैं, पर कई बार ये अकेले अकेले या फिर पेयर में भी हंट करते हैं, बट मोस्टली ये सोशल पैक बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इनका IUCN स्टेटस आपको इंडेंजर्ड देखने को मिलेगा आपके साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में, एंड WPA के अंदर भी आपको ये शेड्यूल 2 में आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, गावी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले गावी समझते हैं, फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। दोस्तों दरअसल में ना गावी का फॉर्मेशन होता है, इट वाज फाउंडेड इन 2000, और पर्पस ये था कि हम ये चाहते हैं कि लेट्स से आपके जैसे गरीब देश होते हैं, लो इनकम कंट्रीज होती हैं, अब वहाँ पर बच्चों को अक्सर वैक्सीन वगैरह नहीं मिल पाती, तो उनको वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर गावी को बनाया गया। और इसमें ना बहुत सारी एंटिटीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका यूनिसेफ हो गया, आपकी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारी कंट्रीज भी आगे सामने आई, US हो गया, उन सब ने भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट किया। राइट,
अब पास्ट में क्या था, पास्ट में इंडिया भी इससे बेनिफिट लेता था क्योंकि इंडिया को भी ज़रूरत होती थी अलग अलग तरह की वैक्सीन की। बट अगर हम बात करें ना, आज के समय भारत यहाँ पे असिस्टेंस लेता नहीं है बल्कि कंट्रीब्यूट करता है। अब हम दूसरे देशों तक वैक्सीन पहुंचाते हैं ताकि गरीब देशों को यहाँ पर वैक्सीन मिल पाए। तो भारत का रिश्ता भी एक तरह से इवॉल्व हुआ है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, लास्ट टाइम भी भारत ने $10 मिलियन यहाँ पे प्लेज किए थे ताकि इसके एफर्ट्स कंटिन्यू रहें गावी के। बाकी गावी के हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे। तो एक तरह की ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है क्योंकि यहाँ पे देश वगैरह भी हैं एंड उनकी सरकारें हैं एंड बहुत सारी आपको एनजीओज भी साथ में पार्टनर करती हुई देखने को मिल जाएंगी। अब हुआ पता क्या है, अब देखो डोनाल्ड ट्रंप जैसे आ चुके हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो यूएस के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये बोला है कि भाई ये गावी ना अब वो गावी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। कहने का मतलब अब ये साइंस को इग्नोर करती है। अब इसने लोगों का भरोसा एक तरह से टूट गया है इस गावी के अंदर। तो हम अब मदद नहीं करेंगे गावी की, जो पैसा वैसा हम देते हैं ना गावी को, वो पैसा अब हम बंद कर देंगे। तो गावी का एजेंडा सही नहीं लग रहा, तो इन्होंने गावी की फंडिंग इस तरह से रोकने का यहाँ पे फैसला लिया है। दैट इज वाई गावी इज इन द न्यूज। ठीक है, अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है वो है आपका ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के रिगार्डिंग। अब इसका मीनिंग आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हम लोग ना, हमने जो पाकिस्तान से कोई गुड्स वगैरह आती हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा रखी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की जो ओरिजिन की गुड्स होती है ना, वो पहले कहीं और जाती हैं। और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यूएई जाएंगी, और यूएई में जैसे दुबई में आपको जबल अली पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वहां से कुछ ना कुछ चेंजेस करके कंटेनर बदल कर, ठीक है ना, कुछ शिपिंग रिकॉर्ड्स वगैरह चेंज वेंज करके उसके माध्यम से वो इंडिया में भेज दिए जाते हैं। अब पॉइंट है सर, ये तो बड़ा ही गलत है। ठीक है कि यूएई के साथ कुछ लोग मिल जाते हैं पाकिस्तान के एंड वहां पर वो फंड फ्लो इस तरह से घूम फिरा के पाकिस्तान तक वो पैसा चला जाता है। तो हमने बोला कि भाई ये चीज़ें तो सही नहीं है, इस तरह से ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। और इसीलिए हमारी डीआरआई, व्हाट इज डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसने यहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया विद द कोड नेम ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। एंड कोशिश यही थी कि यहाँ पर ये जो इलीगल इंपोर्ट हो रहा है ना गुड्स का, जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है, इसको हम कहीं ना कहीं रोकें। अब इन्होंने इसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंतर्गत 39 कंटेनर्स, जिनमें 1115 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स थी वर्थ 9 करोड़, उनको यहाँ पे इंटरसेप्ट किया। प्लस एट द सेम टाइम जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी वो इनको यहाँ पे मिली, जो फंड फ्लो लिंक था पाकिस्तानी एंटिटीज के साथ वो इनको यहाँ पे मिल पाया। एंड साथ ही साथ जो क्रिमिनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हैं वो भी और बेहतर ढंग से यहाँ पे करी जा पाएंगी इस पर्टिकुलर जो ऑपरेशन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं भारत की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ना, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डीआरआई भी आपको इन्फोर्स करता हुआ देखने को मिल जाएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को डीआरआई के बारे में पता होगा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस दरअसल में आपका सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आपको एंटी स्मगलिंग एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। और सी आपका डीआरआई के ना काम बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कस्टम एक्ट हो गया, उसके प्रोविजंस को एक तरह से यहाँ पे ये इन्फोर्स करवाता है। आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, एंटीक्विटी एक्ट। तो जो भी इस तरह की भाई ये जो स्मगलिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, वाइल्ड लाइफ में इलीगल ट्रेड होता है, वो सारे के सारे एक तरह से उसको डिटेक्ट करना, उसको कर्ब करना आपकी डीआरआई की जिम्मेदारी देखने को मिल जाएगी। तो 1957 में यहाँ पर इसको बनाया गया था। एंड इस तरह से डीआरआई यहाँ पे काम करता है, डेटा इकट्ठा करता है, इंटेलिजेंस अलग अलग एजेंसीज को देता है, इन्वेस्टिगेशन मदद करता है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली योर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वर्क्स। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है वो है कॉन्गो रवांडा के बीच में पीस डील के रिगार्डिंग। देखो पिछले दिनों के अंदर रवांडा और डीआरसी ने पीस एग्रीमेंट फाइनली यहाँ पे साइन कर ही लिया है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल भी रहे थे कि भाई यूएसए ने रवांडा और कॉन्गो के बीच में एक पीस डील साइन करवाई है। तो दिस इज इन फ्रंट ऑफ अस। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको ना पहले थोड़ा सा दोनों देशों के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा डील समझने में आसानी हो। देखो ये रहा आपका रवांडा, ठीक है। आप यहाँ पे देखना चाहते हो ये बड़े मैप के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये रवांडा देखने को मिल जाएगा। एंड बिल्कुल इसके बगल में आपको यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब पहले तो अगर मैं रवांडा की बात करूँ ना, तो रवांडा आप नोटिस कर पाओगे ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका के अंदर इक्वेटर के साउथ में कंट्री देखने को मिल जाएगी, जो कि अपने आप में क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। प्लस यहाँ पर आपको बहुत सारी हिल्स देखने को मिलती हैं, तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ 1000 हिल्स। इसके बॉर्डर्स अगर आप देखना चाहो तो आपके साउथ में आपको बुरुंडी,
आपको तंजानिया थोड़ा ईस्ट में देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ में आपको युगांडा, एंड आपको यहाँ पे वेस्टर्न साइड में आपको ये पूरा जो है ना, दिस इज व्हाट DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एंड जो सारा मसला है ना वो कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आए हैं कि वो इतारी, ठीक है ना, इतूरी, ठीक है ना, इन सभी जगहों के ऊपर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं पर्टिकुलर लोकेशन के साथ लिंक्ड है। मैंने पहले भी आपके साथ लोकेशन डिस्कस की थी इसके रिगार्डिंग। अब आप अंडरस्टैंड करना कि जो रवांडा की पॉपुलेशन है ना उसमें आपको हुतू और आपको तुत्सी एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये मेजॉरिटी है। अब ये जो तुत्सी ग्रुप है ना ये आपको डीआरसी में भी देखने को मिलता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पर वहां पर ये माइनॉरिटी में है। अब थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं डीआरसी को। देखो डीआरसी ना अपने आप में काफी बड़ा देश है। अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ ना तो सबसे बड़ा देश तो देखो अल्जीरिया है। अल्जीरिया के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका के अंदर वो आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ही देखने को मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग नोटिस करना, यहाँ से इक्वेटर पास होता है डीआरसी से, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कॉन्गो रिवर। वो एक ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार यहाँ पे क्रॉस करती है। अब कॉन्गो में ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कोबाल्ट, कॉपर, आपका गोल्ड, कोल्टन, ठीक है, आयरन और लिथियम, ये सारे मिल जाएंगे। अब ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं रवांडा चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे, एंड उसके लिए उसको यहाँ पे ये सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था रवांडा और कॉन्गो के बीच में। बट इसमें एक ग्रुप का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, दैट इज द M23 आर्म्ड ग्रुप। दरअसल में आप इस बात को समझने की कोशिश करना, जो M23 या फिर इनको मार्च 23 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कौन है, जिस ग्रुप में आपको तुत्सी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअल में है कॉन्गो के अंदर ग्रुप, पर ऐसा बताया जाता है कि इस ग्रुप को जो सपोर्ट कर रहा है वो रवांडा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आप नोटिस करना यहाँ पे कि है ये आपके कॉन्गो के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्गो के ही लोग हैं, पर ऐसा बता रहे हैं कि जो सपोर्ट है ना पीछे से वो रवांडा का है। रवांडा बहुत सारे तरह से आपके ट्रेनिंग से, वेपन से, सोल्जर प्रोवाइड करके कहीं ना कहीं ये जो मार्च 23 ग्रुप है ना इसको सपोर्ट करके रखा हुआ है। एंड ये मार्च 23 ग्रुप वाले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक तरह से उनके अगेंस्ट लगे हुए हैं। अब पॉइंट ये है कि सर एक तो इनका नाम मार्च 23 क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में ना 2009 मार्च 23 में एक अकॉर्ड साइन हुआ था कॉन्गो के और इस पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप का कहना ऐसा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने उनकी बातें नहीं मानी, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया, उन तुत्सीज के इंटरेस्ट को जो कहीं ना कहीं कॉन्गो में रहते हैं। बाकी माइनॉरिटीज जो आपकी कॉन्गो में रहती है उनके कभी इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वहाँ की सरकार के द्वारा। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अब हथियार उठा के उस पर्टिकुलर कंट्री डीआरसी के अगेंस्ट ही यहाँ पे उनकी सरकार के अगेंस्ट लगे हुए हैं। तो ये इसलिए डीआरसी का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ है, अब ये पीस एग्रीमेंट जहाँ पे जो हुआ है इसमें क्या होगा, जो रवांडन ट्रूप्स हैं वो एक तरह से विड्रॉ करेंगे ईस्टर्न कॉन्गो से, आपस में इकोनॉमिक कॉपरेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि एक मिनरल सप्लाई चेन जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, वो कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, दोनों देशों में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा कंट्री है जिसने इस एग्रीमेंट को नहीं माना ना, फिर उसके अगेंस्ट वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। बाकी साथ ही साथ अगर आप नोटिस कर पाओगे आने वाले 30 दिनों के अंदर एक जॉइंट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन को एड्रेस करने की कोशिश करेगा। प्लस M23 जो मार्च 23 रेबल ग्रुप है उनके साथ भी कंटिन्यूसली बातचीत चल रही है ताकि पीस डील हमारी और भी सक्सेसफुल हो पाए। तो आप कह सकते हो कि इस तरह से रवांडा और कॉन्गो के बीच में यूएस ने एक तरह से मध्यस्थता कराई है, एंड एक तरह से एक डील हमें होती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ये सब भी डेफिनेटली बढ़ पाएगा। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पर जो पीस डील है ये सक्सेसफुल हो पाए एंड दोनों देश शांति से रह पाए। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब अगर बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड सैटरडे मैंने जो आपको होमवर्क दिया था एक था माँ जानकी टेम्पल के बारे में, तो बिल्कुल ये आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा जो बिल्ड किया जा रहा है अभी ऑन द लाइन्स, जैसा कि हमें भगवान राम का जैसे टेम्पल देखने को मिलता है। ब्लैक पगोड़ा की बात करें तो दोस्तों जो ब्लैक पगोड़ा है ना वो दरअसल में बोला जाता है आपके सन टेम्पल को। बेसिकली जो सन टेम्पल का डार्क स्टोन स्ट्रक्चर है उसकी कोस्टल लोकेशन है, उस वजह से जो यूरोपियन सेलर्स थे ना उन्होंने उसको ब्लैक पगोड़ा बोला।
जो जगन्नाथ टेम्पल की अगर हम बात करें ना, तो इसको व्हाइट पगोड़ा के नाम से बोला जाता है, बिकॉज उसका जो एक्सटीरियर है वो व्हाइट आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इंटरचेंज है एक तरह से। ब्लैक पगोड़ा किसका है, किसको बोलते हैं, सन टेम्पल को। जगन्नाथ टेम्पल को बोलते हैं व्हाइट पगोड़ा। यूनिकॉर्न की दोस्तों बात करें तो बेसिकली एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा होती है, उसको करते हैं, ना कि 10 बिलियन। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।